हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो गाइस, आज अपन देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के 15 मॉक टेस्ट के रूप में पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। हम देखते हैं संविदा विकास हो या सीटेट एग्जाम हो या टेट से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है, उसमें फिर जो 30 नंबर की पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, पर्यावरण पूछी जाती है, उसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी के होते हैं जो कि देखने में तो इजी लगते हैं, पर क्या होता है जो आधा पेपर इसका बनता है पेडागोजी का, वो अपन जब पढ़ते हैं तो लगता है नहीं इजी है, बट उसी में अपन बहुत से नंबर कट जाते हैं सबके। सो गाइड्स, अपन तैयार करेंगे इन 15 क्वेश्चनों को और आज अपन देखते हैं पेडागोजी में अपना लेवल कितना है। सो गाइड्स, ज़्यादा देर न करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर, लगाते हैं मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और बनाते हैं अपनी तैयारी को बेहतर नई चैनल शुरुआत के साथ। सो गाइड्स, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट नंबर, ईवीएस एकीकरण है। ऑप्शन नंबर ए परिस्थितिकी, विषाणु विज्ञान और विज्ञान का, या ऑप्शन नंबर बी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का। ईवीएस एकीकरण है वो है, उसका मतलब क्या होता है? या फिर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा का, और जो लास्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण का, सब विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है। सो गाइस, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? कौन सा पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत नहीं आएगा, कौन सा घटक नहीं है? सो गाइस, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मानव। क्या मानव पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? यह ऑप्शन नंबर बी वायुमंडल। क्या वायुमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? या ऑप्शन नंबर सी जलमंडल, या ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सौरमंडल पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं माना जाता, जबकि मानव, वायुमंडल और जलमंडल ये पर्यावरण अध्ययन के बारे में अपन पढ़ते हैं, इनके बारे में, मानव के बारे में पढ़ते हैं, पर्यावरण में अपन देखते हैं। वायुमंडल के बारे में क्योंकि प्रदूषण से संबंधित अपन रिलेटिव देखते रहते हैं, विभिन्न गैसों का अनुपात देखते हैं, तो वायुमंडल से भी संबंधित पढ़ते हैं। जलमंडल, जल तो हमारे पर्यावरण का मुख्य विषय ही है। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार राज्य में 5 कक्षा तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? 5वीं तक का पर्यावरण अध्ययन का जो विषय है वो कैसा विषय है? सो गाइस, जो ऑप्शन नंबर ए है एकीकृत विषय है, क्या वो पर्यावरण अध्ययन बिल्कुल अलग से पढ़ाया जाता है, या उप विषय है, या ऑप्शन नंबर सी वैकल्पिक विषय है कि अपन चुनना चाहें तो चुन सकते हैं पर्यावरण अध्ययन को, या ऑप्शन नंबर डी समन्वित विषय है। सो गाइस, जो राइट आंसर है बिहार राज्य में जो पर्यावरण अध्ययन का विषय है वो है समन्वित विषय के साथ में पढ़ाया जाने वाला विषय। क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण के पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए। पर्यावरण की जो पाठ्यचर्या विषय वस्तु बनाई जाती है उसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए? क्या बच्चों के अनुभव को शामिल किया जाना चाहिए उसमें? या स्कूल का वातावरण पाठ्यचर्या में शामिल होना चाहिए? या उपयुक्त पाठ्यक्रम जो उपयुक्त है उसको शामिल होना चाहिए, करना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में? या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण
के पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए इन तीनों को। देखिए, जो पर्यावरण अध्ययन में बच्चे के लिए कैसा माहौल है, वहाँ का वातावरण भी जरूरी होता है, उसका स्वयं का अनुभव के अनुसार भी पढ़ाई करवाई जाए, उसका नेक्स्ट अनुभव के अनुसार तो पढ़ाई की जाती है। यदि अपन का खा का सिखा देते हैं प्राइमरी लेवल पर, तो उसी के अनुसार बुक आगे बढ़ाई जाती है, फिर उनको छोटे छोटे वर्डों को, टुकड़ों को तोड़ तोड़ कर उनको पढ़ाया जाता है। तो बात ये तो होगा ही, अपने उनके अनुभव जो एक्सपीरियंस पहले से उसने लिए हुए हैं। योर ऑप्शन नंबर बी, स्कूल का वातावरण। अब अच्छा वातावरण, शोरगुल युक्त वातावरण नहीं होगा तो ही बच्चा सीख पाएगा। ये नहीं कि बगल में मिल लगी है या कोई फैक्ट्री लगी है और वहीं बगल पे अपन क्या कर देते हैं, स्कूल खोल देते हैं, तो ये तो सही नहीं रहेगा ना। तो उसके पाठ्यक्रम में स्कूल का वातावरण बहुत ही जरूरी है। उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए और उसके लेवल के अनुसार ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। जैसे 5th क्लास का बच्चा है तो उसी के लेवल के, ये नहीं कि 10th क्लास के लेवल के अपन उसको बुक ला करके दे देते हैं या पाठ्यक्रम, तो उसके उपयुक्त पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। बच्चों के समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों को जो समाजीकरण होता है, जो बच्चों का, जैसे समाजीकरण के प्रमुख घटक कौन कौन से, जैसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए उससे बच्चा, और उसके सहयोग करना चाहिए, है ना। तो उसी सबसे तो समाजीकरण सीखता है बच्चा, ठीक है। ईमानदारी का भाव विकसित करना चाहिए। सो ये जो समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से सीखता है बच्चा? क्या परिवार से सीखता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक केंद्रों से सीखता है क्या, या विद्यालय से सीखता है पहला पाठ, या धार्मिक स्थानों से सीखता है, केंद्रों से। तो गाइड्स, जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, परिवार से ही सीखता है, क्योंकि पहले नंबर बच्चा बोलता भी वहीं से है। वो जो जब माता पिता के बीच में रहेगा तो उसे समाजीकरण के सबसे ज़्यादा सहानुभूति भी उसे वहीं मिलती है ना, तो वहाँ से वह उसको प्रेम और समाजीकरण, समाज के नियमों को वह जानने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये कहाँ से सीखता है? तो वह अपने परिवार से ही सीखेगा। वो जैसे परिवार में रहता है, जैसा आसपास का वातावरण होता है, बच्चा वैसा ही हो जाता है। तो गाइस, जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण है। जो प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का उदाहरण क्या है? सो गाइस, वनों की कटाई, निर्माण कार्य या शिकार। प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक अंतर क्रिया का, कौन सी क्रिया की जाती है इनके बीच? तो गाइस, जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच जो अंतर है वो तीनों ही है, वनों की कटाई करना, निर्माण कार्य करना, या फिर जैसे शिकार करते हैं। जैसे हम वनों की कटाई करते हैं तो प्राकृतिक और समाज के बीच अंतर क्रिया हो रही है, अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं। निर्माण कार्य करवाते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं और बहुत से नुकसान होते हैं प्रकृति को। शिकार करते हैं तो भी प्रकृति का नुकसान है, वो अंतर क्रिया हो जाती है। अंतर क्रिया नहीं होती, इसमें अंतर क्रिया हो जाती है। सॉरी गाइड। सो गाइड, जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण। पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हम क्यों पर्यावरण विषय पढ़ते हैं, क्यों हमारे सिलेबस में है, क्यों बच्चों के सिलेबस में पर्यावरण अध्ययन रखा जाता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? सो ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण करना क्या, या ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के संसाधन का अधिकतम उपयोग करना, इसलिए हम पर्यावरण के अधिकतम साधनों का उपयोग कर सकें इसीलिए रखा जाता है, उसका विषय होता है। या ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण के संसाधनों का कम से कम उपयोग करना, न्यूनतम उपयोग करना, इसके लिए पर्यावरण विषय रखा जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। सो गाइस, जल्दी बताइए आंसर। सो गाइस, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी रक्षा करना, सुरक्षा करना और संरक्षण करना। देखिए, ना ही अपन अधिकतम उपयोग कर सकते हैं पर्यावरण का के संसाधनों का, और ना ही सबसे कम।
क्योंकि फिर यदि अपन नहीं करते हैं उनका उपयोग तो क्या होता है, तो अब नहीं करते तो विकास ही नहीं होता है। वो तो जरूरी है, होता ही है, क्योंकि अपन आए हैं वो अपन अपने लिए लेवल जितना अपन को उचित हो, जितना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जहाँ तक हो सके उसकी सुरक्षा करो, संरक्षण करो। यदि एक पेड़ काट रहे हो तो 3 लगाने की हैसियत भी रखो। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यावरण की परिभाषा क्या है? ऑप्शन नंबर ए बायोटिक और एबायोटिक घटक। ऑप्शन नंबर बी समुद्र के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं एवं चीजें। या ऑप्शन नंबर सी जो हमको घेरती हैं वो वस्तुएं। पर्यावरण की परिभाषा क्या यही है? या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सो गाइस जो राइट आंसर है इसका वो बायोटिक और एबायोटिक घटक। क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण में निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सत्य नहीं है। अपन को ये देखना है कि इनमें से कौन सही नहीं है पर्यावरण के अध्ययन के विषय में। ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है। पर्यावरण अध्ययन वर्णन और डिस्क्राइब करने पर और परिभाषा पर बल देता है। या ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। या ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। या पर्यावरण अध्ययन ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने के अवसर देता है। सो गाइस जो राइट आंसर है इसका वो है, अपन को देखना था और क्या सत्य नहीं है पर्यावरण के अध्ययन में। सो गाइस पर्यावरण अध्ययन एकीकृत प्रकृति की एकीकृत है। सो गाइस ये राइट आंसर है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, ये भी राइट है, क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा तो ये अपन करवा ही रहे हैं। इसका मेन हेड कौन होता है? बालक ही होता है, उसी के अनुसार ही अपन को चलना होता है। और ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश खोजने के अवसर देता है, बिल्कुल देता है। तो ये भी राइट है। अपन को देखना था जो रॉन्ग आंसर है, तो इसका जो सही नहीं है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो पाठ्यचर्या में होना चाहिए, क्या होना चाहिए पाठ्यचर्या में बच्चों की? ऑप्शन नंबर ए पाठ के अंत में अधिक अभ्यास सम्मिलित होना चाहिए क्या? या ऑप्शन नंबर बी अपने आसपास को खोजने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए बच्चों को? या ऑप्शन नंबर सी संकल्पना की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी पदों की यथार्थता की परिभाषा पर बल देना चाहिए। सो गाइस जो राइट आंसर है जल्दी से लगाइए। सो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी अपने आसपास के वातावरण को खोजने के अवसर देना चाहिए बच्चों को। खोजने के अवसर उसको प्राप्त होना चाहिए, देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। यही पाठ्यचर्या में होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये बाकी ये सब होते हैं बट ये सर्वाधिक जरूरी है। सॉरी गाइस। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 थीमों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यक्रम में? ऑप्शन नंबर ए काम और खेल। या ऑप्शन नंबर बी आवास। ऑप्शन नंबर सी भोजन। या ऑप्शन नंबर डी हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। 6 थीमों में से एक नहीं है, कौन सा नहीं है? लेकिन अब 2020 की जो शिक्षा नीति आ रही है उसमें होगा वो। सो गाइस जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए।
काम और खेल की थीम इसमें शामिल नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। क्वेश्चन 12 है जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है, उससे क्या होता है अभिप्रेरणा से। ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की स्मरण शक्ति मजबूत होती है क्या अभिप्रेरणा से। या ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करनी होती है। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को एक दिशा में पिछले सीखे गए अधिगम से अलग करती है अभिप्रेरणा। सो गाइस, जो राइट आंसर है, अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चों में रुचि का विकास होता है। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं संबंधित प्रश्न पूछने बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। यदि बच्चे मौसम को दर्ज कर रहे हैं, संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं उससे संबंधित, तो कौन सा कौशल विकसित हो रहा है। क्या ऑप्शन नंबर ए, अनुमान लगाने का कौशल। ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण कौशल। ऑप्शन नंबर सी, लेखन कौशल। या ऑप्शन नंबर डी, मापन कौशल। सो गाइस, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संप्रेषण कौशल उसमें विकसित हो रहा है। यदि बच्चा मौसम संबंधित दर्ज करता है, प्रश्न पूछता है उससे संबंधित, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास और त्रुटि से संबंधित नहीं है। जो प्रयास और त्रुटि का नियम है वो किसने दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था बिल्ली पर एक्सपीरियंस करके। बिल्ली पर उन्होंने प्रयोग किया था, एक भूखी बिल्ली को उन्होंने पिंजरे में बंद कर दिया और बाहर क्या और उसका बॉक्स था जो पिंजरे का, तो उसको बंद कर दिया और लीवर लगा दिया। जैसे ही बिल्ली का संयोग बस बिल्ली का पंजा उस लीवर पर पड़ता और वो खुल जाता था। तो क्या हुआ था कि वो भूखी बिल्ली थी, उसको दरवाजे पे बंद कर दिया और उसको दिख रहा था पिंजरे के बाहर मछली का टुकड़ा रख दिया। तो वो प्रयास करती थी, तो उसमें उन्होंने 3 नियम दिए थे प्रयास और त्रुटि में। बार बार भूल करेगा बच्चा, उसी प्रकार सीखेगा। तो कौन सा नहीं दिया था, नहीं पे ध्यान रखना है अपन को। सो गाइड्स, जो कौन सा नहीं दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास का नियम नहीं दिया था। या ऑप्शन नंबर बी, प्रभाव का नियम नहीं दिया था। या ऑप्शन नंबर सी, तत्परता का नियम। या ऑप्शन नंबर डी, पुनर्बलन का नियम। सो गाइस, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्बलन का नियम नहीं दिया था। बाकी ये तीनों दिए थे, क्योंकि वो बार बार अभ्यास कर रही थी और वो लास्ट में सफल भी हुई। उसको प्रभाव मिल रहा था, उसका परिणाम क्या हो रहा था कि उसको मछली का टुकड़ा मिल जाता था। जैसे ही वह लीवर को दबा के बाहर पिंजरे का दरवाज़ा खुलता और वो उसको खा लेती थी मछली के टुकड़े को। वो तत्पर थी काम करने के लिए, उसको भूख लगी थी क्योंकि उसको दीपन था वो। सो गाइस, जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि पुनर्बलन का नियम नहीं आता इससे संबंधित, हल ने दिया था। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य विधि है, उसकी कौन सी निधि है बहुमूल्य, सबसे लिए बहुमूल्य निधि कौन सी है शिक्षक के लिए। क्या सेवा, ऑप्शन नंबर बी वेतन, ऑप्शन नंबर सी गर्व, उसको घमंड होता है, उसके वेतन का चाहिए रहता है, बहुमूल्य उसके लिए यही होता है। या ऑप्शन नंबर डी छात्रों का विश्वास। सो गाइस, जो राइट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का विश्वास। So thanks for watching my video। और इससे रिलेटिव इसी टेट एग्जाम या यूपी टेट या फिर संविदा शिक्षक व्यापम से संबंधित कोई भी वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ गाइड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, उससे संबंधित वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर।
किसी टॉपिक से रिलेटिव या MCQ लगवाते हैं अपन, टेस्ट सीरीज से भी हमको बहुत हेल्प मिलती है। अब एग्ज़ाम के टाइम तो टेस्ट सीरीज होने चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।